every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी पहली वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से देख लो। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी वीडियो की। तो हमारे ना शुरू के 2 टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं तीसरे टॉपिक की बात करने वाला हूँ, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब बात करते हैं भैया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। तो देखो, जो लूथर गुलिक अंकल हैं या थे, उन्होंने एक वर्ड डिस्क्राइब किया था जो था पॉड्सकॉर्ब, PODSCORB। इन्होंने फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के। और जो P है वो हो गया आपका प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, D से डायरेक्टिंग, S से स्टाफिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। फिर एक अंकल थे जोसेफ मेसी, मेसी वो रोनाल्डो मेसी वाला मेसी नहीं, MASSIE। उन्होंने 7 फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के, जिनका नाम था डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टिंग। फिर एक भाई साहब थे GR टेरी, उन्होंने बताए थे काफ़ी सारे, उन्होंने मैनेजरियल फंक्शंस बताए थे, 4 बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। आखिरी में आते हैं कून्स और डी ऑनल भाई साहब। ये 2 अलग अलग अंकल हैं। इन्होंने एक ही क्लासिफिकेशन किया था, वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यही जो आप 12th में भी पढ़कर आए हो। अब इनको हम अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप जो है इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, फोरसाइट और साउंड जजमेंट का इस्तेमाल करते हो। इसमें आपको जो अपना रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट, उसको अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना है वो आप डिटरमाइन करते हो। इसमें आप सिलेक्ट करते हो, रिलेट करते हो फैक्ट्स को। आपके पास जो एजम्पशंस हैं, फ्यूचर से रिलेटेड एजम्पशंस हैं, उनको आप फोरकास्ट करते हो, उसको इस्तेमाल करते हो। पूरा मतलब ना अच्छे से पूरा बनाते हुए कि आपको क्या क्या काम करना है। इसमें आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसको करना है, और रिजल्ट्स क्या हैं उनको कैसे इवेलुएट करना है। इसीलिए प्लानिंग जो है ना, ये एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है। थिंक मतलब क्या थिंक करना है आपको, ऐसे वेज, ऐसे मीन्स जिससे आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें या एकॉम्प्लिश हो सकें। जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पहले से आपको क्लैरिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेने से के बाद आप गोल्स डिसाइड करो, पहले गोल्स फिर डिसीजन। जो गोल्स हैं वही तो आपके बेसिस बनते हैं, ताकि आप देख सको कि यार फ्यूचर में आपको क्या करना है। आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सको, जो आपने स्टैंडर्ड्स पहले से सेट करके रखे थे। अब जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। वैसे तो ये चीज़ हम आपको डिटेल में अलग से बताएंगे, लेकिन अभी 6 स्टेप्स बता देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, दूसरा फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर एनवायरनमेंट, तीसरा सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फोर्थ इवेल्युएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, फिफ्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मेथड, और सिक्स्थ है प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स और बजट्स। ठीक है, डिटेल में जब ये प्लानिंग का चैप्टर आएगा ना, हम इसको तब डिस्कस करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं सेकंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग की। अब जो ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें ये ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसमें मैनेजमेंट क्या करती है, जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लेके आते हैं, ताकि हमने जो पहले से ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, किसको साथ में ला रहे हैं? ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को। अब जो ऑर्गेनाइजिंग है उससे आपको हेल्प मिलती है, ताकि आप जो मेंबर्स हैं एंटरप्राइज के, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सको। जो रिलेशनशिप है वो कैसे क्रिएट होता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर। अब जो हर मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो या ड्यूटी देते हो परफॉर्म करने के लिए, और उसकी अथॉरिटी दी जाती है उसको कि भैया तुम्हें ये काम करना है। लुइस ए एलन भाई साहब के अकॉर्डिंगली, ये भाई साहब ने बहुत बातें कही हैं। एक बात उनकी ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपको जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसको आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना, और जो इंडिविजुअल्स हैं यानी लोग हैं उनके बीच में इसको डिवाइड करना, साथ ही साथ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनाना, ताकि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, उसमें आपको जो काम करने हैं, एक्टिविटीज़ करनी है, वो डिटरमाइन करना है, उनको ग्रुप करना है, असाइन करना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको रिलेशनशिप तैयार करना है। ऑर्गेनाइजिंग में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स है। वही बात फिर से कहूँगा, डिटेल में हम अलग चैप्टर में इनके बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको एक्टिविटीज़ करनी है उसको आइडेंटिफाई करना और प्लान्स बनाना। दूसरा है ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, ताकि वेल डिफाइंड जॉब्स क्रिएट करी जा सके।
तीसरा है ग्रुपिंग द जॉब्स इनटू सेक्शन, डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स। फोर्थ है असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू एम्प्लॉयज। और फिफ्थ है वही जो मैंने कहा था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 फंक्शंस। तब जो तीसरा फंक्शन है ना वो है हमारा स्टाफिंग का। तो बेसिकली स्टाफिंग का फंक्शन क्या है, इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और अप्रेजल आता है। किसका? पर्सनल का, यानी लोग आपको काम पे रखने हैं, उसका ही पूरा प्रोसीजर होता है। अब ना एक कंट्रोवर्सी रहती है यार कि जो स्टाफिंग है कि वो हर मैनेजर का फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एक स्पेशलाइज्ड लोगों को रखा जाता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्रिएट करे जाते हैं इस काम के लिए। अब क्योंकि हर मैनेजर जो है वो कंसर्न होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है, सो इसीलिए वो स्टाफिंग का फंक्शन निभाता है। इनफैक्ट हर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल जो होता है, यानी जो उनको अप्रेज किया जाता है कि हाँ भाई तुमने किया है, ठीक है, वो सब है, उसके साथ मैनेजर जुड़ा हुआ होता है। तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जो ये काम करता है वो मैनेजर्स की हेल्प करता है ताकि वो अपना स्टाफिंग का काम ढंग से कर सके, अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, बता देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, receiving applications for vacant jobs, testing and interviewing of candidates, final selection and appointment letter, orientation and placement of employees, training and development of employees, performance appraisal of employees। यहाँ पे आपके 8 स्टेप्स हो गए। अब कुछ ऑथर्स जो है ना स्टाफिंग को एक अलग से फंक्शन नहीं मानते हैं मैनेजमेंट का। वो मानते हैं कि भैया ये जो है ना ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें जो हम पोजीशन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। कुछ लोग कहते हैं कि स्टाफिंग जो है ना ये डायरेक्शन का पार्ट है, क्योंकि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन से क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, स्टाफिंग को एक अलग से फंक्शन माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। तो दोस्तों अब फोर्थ है डायरेक्टिंग, या फिर इसको लीडिंग भी कहा जाता है। जो टर्म होती है डायरेक्टिंग या फिर डायरेक्शन, उसको जनरली यूज़ किया जाता है हर जगह। ठीक है, इसमें ना आजकल इसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मिल रही है, वाइड इंटरप्रिटेशन है। अब ये ना सिर्फ कमांडिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि बस कमांड करना, सिर्फ ये नहीं होता है डायरेक्टिंग। हेनरी फ्योल ने ये बात कही है। मार्शल अंकल कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है उसमें क्या होता है, आपको सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी होती है, ऑर्डर्स देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, और डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है, ये अंकल कहते हैं। अब इसमें जो है ऐसी एक्टिविटी से इसका लेना देना होता है जो डायरेक्टली किससे डील करती हैं, इन्फ्लुएंस करने से, गाइड करने से, सुपरवाइज करने से, मोटिवेट करने से। और ये सब आप किसके साथ करेंगे, जाहिर सी बात है जॉब्स में जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ करेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये सिर्फ डायरेक्टिव्स इशू करने से नहीं होता भैया कि आपने बस ऑर्डर्स दे दिए और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जी.आर. टेरी अंकल फिर से एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डायरेक्टिंग का क्या मतलब है कि आप एक्शन पे मूव करें और जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उनको आप पावर सप्लाई करें। तो बेसिकली मतलब यही है यार कि सिर्फ ऑर्डर देना काम नहीं होता, आपको अच्छे से उनको डायरेक्ट करना होता है, लीड करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग या फिर लीडिंग द ग्रुप, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस कही जाती है जिसको कम्युनिकेशन के थ्रू मानते हैं, सबऑर्डिनेट्स को देना होता है, लीडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे यार 12th में था ना, आपको पहले चैप्टर में सब कुछ थोड़ा पढ़ाया गया था, फिर सबके बारे में एक अलग अलग चैप्टर था, इसमें भी यही चीज़ है यार। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन पास करने का एक जरिया है ताकि एक बंदा कुछ समझ सके। एक से दूसरे में ये सब कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग ये सब पास करी जाती है। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होती है ताकि जब सबऑर्डिनेट्स हैं उनको समझा सकें कि भैया मैनेजमेंट तुमसे चाहती क्या है, हम क्या चाहते हैं कि तुम क्या करो। तो मैनेजर को हमेशा सबऑर्डिनेट्स को बताना पड़ता है कि भैया उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है उनके माइंड्स में इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो कम्युनिकेशन ना एक 2 वे प्रोसेस होता है। एक मैनेजर तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब वो इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, उन जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके रिएक्शंस रिसीव करता है, उनको गाइड भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। दूसरा होता है आपका लीडरशिप। अब मैनेजर जो है ना उसको लीडरशिप का जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करना होता है अगर वो लोगों को चाहता है यार कि अच्छे से गाइड होएं, इफेक्टिवली वो काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। और लीडरशिप जो है ना उसका ऐसा डिफाइन किया जाता है
कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को। मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर उसे दूसरों से अपना काम करवाना है, चाहता है कि वो दूसरे लोग उसे फॉलो करें, उसके जो डायरेक्शंस वो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें, है ना, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसको अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ज़ील बिल्ड करनी है ताकि वो काम कर सकें, तो ये होती है लीडरशिप। थर्ड आता है आपका मोटिवेशन। हम मैनेजर जो है उसको अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए लोगों से ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मोटिवेशन के थ्रू से मिल सकता है। अब मोटिवेशन क्या है, ये जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंस्पायर करना, ताकि यार उनको ना एक, जैसे मैंने पिछले वाले में कहा था, उनको ज़ील टू डू वर्क, ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सके, उनको एक अंदर से वो आ जाए कि हाँ भैया मुझे तो करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन है सबॉर्डिनेट्स का, वो ज़रूरी होता है ताकि सब अच्छे से कोऑपरेट कर सकें और काम पूरा कर सकें। अब अलग अलग लोग जो है अलग अलग टाइप के मोटिवेशन रिवॉर्ड्स से सेटिस्फाई होते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि मोटिवेट होते हैं। जो मैनेजर है उसको अच्छे से उन सब इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करना है जो उसके अंडर काम करते हैं, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से जो है मोटिवेशन दे सकें। अब कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ज़रूरी होते हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल के अलावा बाकी जो इंसेंटिव्स होते हैं जैसे जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनलार्जमेंट, फ्रीडम टू वर्क, रिकॉग्निशन, ये सब ज़रूरी होते हैं। तो सबका अलग अलग होता है यार, सबका डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। और लास्ट इसमें टॉपिक होता है सुपरविजन। अब सुपरविजन का क्या मतलब है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका जो काम वो कर रहे हैं उसको ओवरसी करना। ठीक है, ऊपर से मतलब देखना कि भैया वो सब कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर एग्जीक्यूटिव को अपने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है। ये नेसेसरी है ताकि सबॉर्डिनेट उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जो रॉ मटेरियल्स, मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली यूज़ करें। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा डायरेक्टिंग भी ख़त्म होता है। अब लास्ट इसमें आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है उसमें क्या है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस हुई है उसको मेजर करना या फिर उसको करेक्ट करना अगेंस्ट आवर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हमने पहले से जो सेट कर रखा था उससे कंपेयर करना। एक अंकल हैं, नए अंकल आए हैं, EFL ब्रेक या ब्रेच जो भी है, उन्होंने कंट्रोल को एक ऐसा डिफाइन किया है कि ऐसा प्रोसेस है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को अग्रीड स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं ताकि आप इंश्योर कर सकें आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिली है। ठीक है, सो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब असलियत में आपने जितना काम किया, अग्रीड स्टैंडर्ड मतलब जितना आपने डिसाइड किया था कि इतना करना है। अब जो फ्योल अंकल हैं उन्होंने कंट्रोल को इस तरीके से देखा है कि आपने वेरीफाई करना है कि सारी चीज़ें जो हैं आपने जो प्लान सोचा था उसके हिसाब से हुई है, इंस्ट्रक्शंस उस हिसाब से इशू हुई हैं, प्रिंसिपल्स उस हिसाब से इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब कंट्रोलिंग जो है इसमें आपको करेक्टिव एक्शन भी लेना होता है अगर रिजल्ट्स आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो। जो कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसमें आपके बेसिकली 4 स्टेप्स आते हैं। पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो मैनेजमेंट को अच्छे से स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर किया जा सके। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं परफॉर्मेंस के वो इस तरीके से आपको रखने हैं कि वो सब लोग अच्छे से समझ सकें और टर्म्स जो है ना सेम होनी चाहिए। और उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हर यूनिट की, हर एम्प्लॉय की, उसको आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट और टाइम के बेसिस में मेजर करना है। थर्ड होता है अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमने इस्टेब्लिश तो किया है लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं है अगर आप उसे एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है ना उसको अच्छे से जो पूरा प्रोवाइड करना चाहिए कि जो हमारे पहले के स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा सके। जो डेविएशंस है स्टैंडर्ड से उनको रिकॉर्ड करा जाए और मैनेजमेंट की नॉलेज में लाया जाए। फोर्थ इसमें स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो जो डेविएशंस होती है ना, मतलब कि जो कमियां रह गई हैं या गलत हुआ है स्टैंडर्ड से, जो डेविएशन होती है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करी जाती है, फिर एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ताकि वो डेविएशन जो है दोबारा ना हो। करेक्टिव स्टेप्स लेते हुए जो मैनेजमेंट है उसको ये भी कंसीडर करना होता है कि वो प्लान्स और स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे। तो ये हमारे 5 फंक्शंस पूरे हो गए। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसके अंदर ही आता है, वो है इन सब फंक्शंस का इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार, किसका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको मैं अपनी छोटी भाषा में POSDC कहता हूँ। ठीक है, अब जैसा आप फिगर में देख सकते हैं
यहाँ पे सारी तारें एक दूसरे से जोड़ दी हैं इन्होंने। तो जब मैनेजर जो है लास्ट स्टेप पे पहुँचता है यानी कंट्रोलिंग पे, तो उसकी जॉब वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब वो दोबारा स्टार्ट करेगा प्लानिंग से। तो आपने जो उसने पास्ट में उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं और फ्यूचर का जो उसने प्रोजेक्शन किया है, उसके बेसिस पे वो नए प्लान्स बनाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैनेजर जो है वो तभी ऑर्गेनाइजिंग का काम करेगा जब प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है ना, सब एक के पीछे एक चलता रहता है। और असलियत में क्या होता है ना कि मैनेजर जो है सब काम एक साथ करता है ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। थ्योरी के पर्पज़ के लिए हम अलग अलग से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई कैटेगराइजेशन इसमें नहीं होता है। वो हाईली इंसेपरेबल होते हैं। हर फंक्शन एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ होता है और दूसरे की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता है और दूसरों की परफॉर्मेंस से उसको भी अफेक्ट पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। यही यहाँ पे बात करी गई थी। तो दोस्तों ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया। लास्ट वीडियो बची है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन के बारे